हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बातें करने चल रहे हैं महाभारत के ऊपर। महाभारत एक अध्ययन आज का प्रकरण है। हमारे बहुत से व्यूअर्स ने जानना चाहा था कि महाभारत किसके द्वारा लिखा गया, इसका कालखंड क्या है, महाभारत की प्रामाणिकता के बारे में भी उनकी जिज्ञासा थी। तो इन सारे प्रश्नों का समाधान आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। देखिए, महाभारत जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख महाकाव्य है, वैदिक साहित्य के बाद दो बड़े महाकाव्यों का नाम आता है, एक महाभारत और दूसरी रामायण। ये दो पुस्तकें हैं, दोनों महाकाव्य हैं। वैदिक साहित्य के बाद ये दो बड़े महाकाव्यों का उल्लेख भारतीय इतिहास में प्राप्त होता है। जिस कालखंड में इन दो महाकाव्यों की रचना हुई उसे महाकाव्य युग ही कहते हैं। रामायण की जो कथा वस्तु है वो हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग से संबंधित है और महाभारत की कथा वस्तु द्वापर युग से, द्वापर युग और त्रेता युग। हिंदू धर्म में 4 युगों की परिकल्पना है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिसमें हम आज वर्तमान में रह रहे हैं। तो रामायण में राम के चरित्र का वर्णन है, त्रेता युग की ये कथा है और इसके रचनाकार वाल्मीकि को माना जाता है। इसी तरह महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच, स्वजनों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के होने वाले युद्ध के कथानक पर इस कथा को लिखा गया है। तो महाभारत और रामायण दो अलग अलग कालखंड की रचनाएं हैं, दोनों का कालखंड भी अलग है, दोनों के रचनाकार अलग हैं। इनका समय क्या है, पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि ये दोनों महाकाव्य हैं, इनका समय क्या है। रामायण का समय है 500 BCE से लेकर के 300 CE। BCE का प्रयोग आज आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा किया जाता है। BC का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा। पहले जिसको हम ईसा पूर्व कहते थे उसे आज इंग्लिश में बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, और CE जिसको ईसवी सन कहते थे उसे आज हम कहते हैं कॉमन एरा, मतलब वर्तमान काल में। ओके, तो लगभग 500 BCE से लेकर के 300 CE के बीच रामायण की रचना हुई है, इतिहासकारों की ये मान्यता है। महाभारत का समय क्या है लेखन का? महाभारत का लेखन का समय है 400 BCE से लेकर 400 CE के बीच, मतलब 400 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी के बीच इस महाकाव्य को लिखा गया। अच्छा, जो दोनों की कथा वस्तु है, महाभारत की जो कथा वस्तु है वो गंगा यमुना के मैदानी भाग से संबंधित है। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ का जो ये भाग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, उस क्षेत्र का वर्णन महाभारत में है। रामायण ये मध्य गंगा मैदान, पूर्व की तरफ, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, इस रामायण की कथा वस्तु का केंद्र मध्य गंगा मैदान है, जो आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुख्य हिस्सा है। तो ये मध्य गंगा मैदान क्षेत्र की कथा वस्तु है। अर्थात इस समय रामायण के कालखंड में जो राजनीति का गुरुत्व था, राजनीति का केंद्र था, वो मध्य गंगा मैदान है। ओके, अब इसका समय आपने दोनों महाकाव्यों का देख लिया। दोनों महाकाव्यों का कालखंड अलग है, लेकिन फिर भी बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों महाकाव्यों में कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं
जिससे लगता है कि महाभारत के रचनाकार रामायण से परिचित थे और रामायण के रचनाकार महाभारत से भी परिचित थे। गौर करने की बात है, दोनों महाकाव्य अलग कालखंड के हैं। रामायण त्रेता युग का है, महाभारत द्वापर युग का है, लेकिन दोनों के रचनाकार एक दूसरे से परिचित थे। क्यों? रामायण में हस्तिनापुर का उल्लेख है, जन्मेजय का उल्लेख है और कुरु का भी उल्लेख है। इसी प्रकार जो महाभारत है, महाभारत में एक अंश है रामोपाख्यान, जिसमें वाल्मीकि और रामायण का उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारत में रामोपाख्यान अंश में वाल्मीकि का और रामायण का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो रचनाएं भले अलग अलग कालखंड की हैं, लेकिन इनके रचनाकार जरूर एक दूसरे से परिचित थे, तभी ये उल्लेख प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि जो महाभारत है इसके विशेष संदर्भ में, रामायण पर फिर हम आपसे बात करेंगे। महाभारत के विशेष संबंध में आज हमारे अध्ययन का विषय है। तो ये दोनों महाकाव्यों के बीच जो एक सामंजस्य है वो मैंने आपको बताया। अब हम विशेष संदर्भ में बात करते हैं महाभारत के। महाभारत के लेखक कौन है? सबसे पहला प्रश्न है, लेखक कौन? महाभारत जो शब्द है पुस्तक के रूप में, इसका पहला उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? अश्वलायन गृहसूत्र से। अश्वलायन गृहसूत्र, अश्वलायन गृहसूत्र से महाभारत पुस्तक का उल्लेख प्राप्त होता है। जिसमें इस पुस्तक को महाभारत कहा गया वो अश्वलायन गृहसूत्र है। इसके लेखक कौन है? महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है। संभवतः इसके लेखक कौन थे, इस प्रश्न पर जो हिंदू धर्म की मान्यता है उसके अनुसार श्री गणेश जी ने इसको लेखन का काम किया था और इसके रचनाकार कृष्णद्वैपायन या इनको व्यास भी कहते हैं, इन्होंने महाभारत की रचना की। कृष्णद्वैपायन व्यास ने इसको बोला और श्री गणेश जी ने बद्रिका आश्रम क्षेत्र, आज का जो बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, वहां पर इसको लिखा। बद्रिका आश्रम क्षेत्र उत्तराखंड में इसकी रचना की गई। ये महाकाव्य किसी एक लेखक के द्वारा संभवतः नहीं लिखा गया, इसलिए इसको गतिशील महाकाव्य कहते हैं। महाभारत प्रारंभ में क्या शुरू में लिख दी गई, इसका भी उत्तर आप जान लें। महाभारत प्रारंभ में लिखित नहीं थी और दूसरे धर्मों के साहित्य की तरह महाभारत भी उस समय मौखिक महाकाव्य के रूप में था। ध्यान रहे इस बात का कि शुरू में महाभारत एक मौखिक महाकाव्य था और इस महाकाव्य के जो शुरुआती लोग थे जो इनको गा करके सुनाते थे वो भाट, सारथी या सूत थे। महाभारत की कथा वस्तु को लोगों तक पहुंचाने का काम किन्होंने किया? भाट, सारथी या सूत।
ये वो लोग थे जो युद्ध के समय योद्धाओं के रथ का संचालन करते थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा था और उस कथानक को वो अपने शब्दों में वर्णित करते थे। इस तरह वंश परंपरा के आधार पर वो कथानक मौखिक महाकाव्य के रूप में लोगों तक पहुंचता रहा और वो सुनाते रहे। उस युद्ध का जो वर्णन था वो भाट सारथियों के द्वारा लोगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा। महाभारत को लिखने का काम लगभग 400 BCE में हुआ, जब इस पर ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया। ब्राह्मणों ने इसको लिपिबद्ध करने का काम किया और यही वो समय था 400 BCE, ये महाजनपद काल है जब उत्तर भारत में राज्यों की शुरुआत हुई। यही वो समय है जब महाभारत से संबंधित कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद ये राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। तो ये भी संयोग देखिए इतिहास का कि कुरु महाजनपद और पांचाल महाजनपद जब राजतंत्र के रूप में उदय हो रहे थे, उस समय हो सकता है उन राजाओं ने ही अपने से संबंधित इस कथानक को लिखवाने का काम किया हो। बहरहाल जो महाभारत का पहला कालखंड है लेखन का वो 400 BCE है। 400 BCE में महाभारत में श्लोकों की संख्या 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जानते थे। प्रारंभ में महाभारत का नाम जय संहिता था और इसमें 8800 श्लोक थे। बाद में लगभग 200 BCE के पास इसका दूसरा कालखंड लेखन का है। इस समय श्लोकों की संख्या बढ़कर के हो गई 24,000। दो सौ BC के आसपास इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और तीसरा रचना काल जो महाभारत का है जब श्लोकों की संख्या बढ़ करके 1 लाख हो गई। तब इसका नाम हो गया शत सहस्री संहिता। जिस समय महाभारत में 2400 श्लोक थे, इसका नाम था भारत। यह समय कब का है? यह समय है 200 CE से लेकर के 400 CE के बीच, लगभग 200 ईस्वी से लेकर के 400 ईस्वी के बीच, मतलब गुप्त काल के समय में। गुप्त काल तक आते आते महाभारत के नाम से इस ग्रंथ को जाने जाने लगा और इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर के 1 लाख हो गई। तो इस तरह से महाभारत ना एक समय में लिखा गया, ना एक लेखक की रचना है। अलग अलग कालखंड में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई। दूसरे लेखकों ने इसमें प्रक्षिप्त अंश जोड़े और इस प्रकार श्लोकों की संख्या बढ़कर के 1 लाख हो गई। इसीलिए इसको गतिशील महाकाव्य कहते हैं। ओके, एक ऐसा महाकाव्य जो गतिशील रहा है, समय के साथ निरंतर वो बढ़ता रहा है। महाभारत के लेखन की यात्रा समय के साथ आगे बढ़ती रही। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। पहला अध्याय है आदि पर्व। ओके, पहला अध्याय आदि पर्व है और अंतिम अध्याय जो महाभारत का है वो है स्वर्गारोहण पर्व। ओके, महाभारत की पूरी कथा वस्तु इन 18 अध्यायों में, और इसी में से जो महाभारत का छठा पर्व है भीष्म पर्व,
उस भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख प्राप्त होता है। भागवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश दिया गया, उस उपदेश को भगवत गीता के रूप में जो उल्लेख प्राप्त होता है वो कहाँ है? महाभारत के छठे पर्व में। इसका नाम है भीष्म पर्व। और महाभारत का जो 12वां पर्व है, 12वां पर्व सबसे बड़ा पर्व है। बारहवें पर्व का नाम है शांति पर्व। इसमें राजधर्म के बारे में, एक राजा को राज्य का संचालन कैसा करना चाहिए, राजनीतिक जो जानकारी है उस सारी राजधर्म में विस्तार से बताई गई है। महाभारत कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। महाभारत में उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में और धार्मिक स्थिति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय का समाज कैसा था। इस सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो राजधर्म से संबंधित जो नीति है, राजधर्म से संबंधित जो जानकारी है, उस समय की हमें शांति पर्व से प्राप्त होती है। महाभारत के कुछ और प्रमुख जो अध्याय हैं, आज पर्व के बाद सभा पर्व है, कर्ण पर्व है, द्रोण पर्व है, भीष्म पर्व मैंने बताया जिसमें गीता का उल्लेख मिलता है, स्त्री पर्व है, आरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व। ये अनेक ऐसे पर्व हैं जिन पर्वों में पूरे कथानक को समेटा गया है। तो 18 पर्वों में इस पूरी कथानक को लिखा गया। दो चीज़ विशेष याद रखिएगा, आज पर्व इसका प्रारंभिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व जो पांडव धरती से स्वर्ग को जाते हैं उसका कथानक का वर्णन स्वर्गारोहण पर्व में है। क्लियर? ये बात स्पष्ट हो गई कि कितने पर्वों में कथानक को बांटा गया है, इसका समय क्या है, उसके लेखक कौन है। अब हम चलते हैं महाभारत के पुरातत्व के संबंध में बात करते हैं कि वास्तव में महाभारत का समय क्या था। महाभारत का पुरातात्विक दृष्टि से अगर हम अध्ययन करें तो इसको हम कहाँ स्थापित करेंगे। अब तक आपने समझ लिया कि महाभारत के लेखक कौन थे, महाभारत का कालखंड क्या है, महाभारत में कितने अध्याय हैं। महाभारत की कथा पहली बार किसने कब सुनाई, कहाँ सुनाई गई। महाभारत की जो कथा है, आदि पर्व में उल्लेख मिलता है कि महाभारत की कथा को उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास, सीतापुर जिले में आता है, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में व्यास के सूत ने 88,000 ऋषियों को पहली बार सुनाई। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाई गई। अब इसके हम पुरातात्विक महत्व की बात करते हैं। महाभारत में जिस कथानक का वर्णन है वो कथानक वास्तव में था या नहीं है, क्या काल्पनिक तो नहीं है। देखिए, भारत में कई ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जिनका कि उल्लेख महाभारत में है और वो पुरातात्विक स्थल आज प्राप्त होते हैं। जैसे हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी थी, बाद इंद्रप्रस्थ को उन्होंने राजधानी बनाया। हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है। इसी तरह बैराट, इसका उल्लेख है। कई नगरों का उल्लेख है। महाभारत में 250 जनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है और प्रशासन के दृष्टि से भी कई मंत्रियों का, कई इस प्रकार के प्रशासनिक विभागों का उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। विभिन्न राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। उन राज्यों और उन राजधानी नगरों का अवशेष आज प्राप्त होता है। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, बैराट, ये जो नगर हैं या कुरु महाजनपद है, ये आज प्राप्त होते हैं और इन
पुरातात्विक स्थलों से जो उत्खनन किया गया, इसको जानने के लिए कि कहीं ये कथा काल्पनिक तो नहीं है, तो वो जो सूत्र हैं वो इस कथा को कहीं ना कहीं प्रमाणित करते हैं। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि वो सूत्र कौन से हैं, कैसे महाभारत की प्रामाणिकता स्पष्ट होती है, वो जरा देखिए। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ तथा बैराट जैसे जो स्थल महाभारत के प्राप्त हुए हैं, जब इन पर खुदाई की गई तो यहाँ जो प्राप्त पुरातात्विक वस्तुएं हैं उसमें से मुख्य रूप से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो पेंटेड ग्रेवियर, चित्रित धूसर मृदभांड, ऐसे बर्तन मिले हैं जिनके ऊपर चित्र बने हैं और वो धूसर रंग के हैं, हल्के से स्लेटी रंग के बर्तन हैं। तो इस तरह के बर्तन यहां प्राप्त हुए। तो संभवतः इस समय की जो संस्कृति थी हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ के समय की, यह चित्रित मृदभांड के समय की संस्कृति के अवशेष के स्थल हैं। इंद्रप्रस्थ की पहचान पांडवों के राजधानी के रूप में की गई है। हस्तिनापुर मेरठ के पास है और इसकी भी खुदाई की गई। इतिहास ने महाभारत के कथानक की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए जब हस्तिनापुर की खुदाई की तो हस्तिनापुर में 1951 में 51-52 में बहुत बड़े इतिहासकार हैं, पुरातत्व विज्ञानी हैं, प्रोफेसर बीबी लाल, इनके निर्देशन में खुदाई की गई। मेरठ के पास हस्तिनापुर नाम का गांव भी था, संयोग से नाम में भी समरूपता थी और ये क्षेत्र जो मेरठ के पास का क्षेत्र है ये कुरमाह जनपद का क्षेत्र भी था। तो दोनों संयोग मिल रहे थे। कुरमाह जनपद हस्तिनापुर के नाम के गांव का अवशेष। तो जब उस स्थान पर खुदाई की गई तो वहां पर इस प्रकार का एक टीला खोदा गया जिसमें 5 स्तर मिले। आजकल स्तर विन्यास प्रणाली से खुदाई होती है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस तरह से इस तरह से 5 स्तर थे। अब इसमें जो सबसे नीचे का स्तर है इसका मतलब वो सबसे प्राचीन है, जो सबसे ऊपर का स्तर है वो सबसे नवीन है। पूरे टीले को जैसे केक काटते हैं, केक की तरह काट दिया गया। फिर एक एक लेयर को हटाते चले गए और उसमें से प्राप्त वस्तुओं को अलग रखते चले गए, जिससे कि वो वस्तुएं एक दूसरे से मिल न जाए। अगर इस पूरे टीले को एक साथ खोद देते तो क्या होता, वस्तुएं ऊपर के स्तर की वस्तुएं, नीचे के स्तर की वस्तुएं सब एक से मिल जाती और उनका समय निर्धारित करना मुश्किल होता। तो ये वैज्ञानिक तरीके की खुदाई है। वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करके एक एक स्तर के सामान को हटाते गए और वस्तुओं को रखते गए। जो दूसरा स्तर है ये जब हटाया गया और इससे प्राप्त वस्तुओं का समय निर्धारित किया गया तो 12वीं सदी से लेकर के 7वीं सदी ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित हुआ। ओके। और जो दूसरा स्तर है इसका समय 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के 3री सदी ईसा पूर्व ये निर्धारित होता है। ये 2 स्तर अपने लिए महत्वपूर्ण थे। पहले स्तर में ऐसे किसी सेटलमेंट, किसी ऐसी बस्ती का चिन्ह नहीं प्राप्त हुआ। जो दूसरा स्तर है जो 12वीं से 7वीं सदी ईस्वी का है, इसमें कच्ची मिट्टी के और कच्ची मिट्टी के ईंट के
बने हुए मकान प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। कुछ ऐसे घर मिले जिन घरों की जो दीवारें थी सरकंडे से बनी हुई थी और उनके ऊपर मिट्टी का लेप था। मिट्टी के प्लास्टर युक्त सरकंडे की दीवारों के अवशेष प्राप्त होते हैं। यह ऐसा समय था जो शुरुआती सेटलमेंट को बताता है कि शुरुआती अवस्था में लोग जैसे घर बनाते थे कच्ची मिट्टी के या कच्ची मिट्टी की ईंट बना करके, या उनके द्वारा प्रयोग किए गए मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। जब तीसरे स्तर पर हम आते हैं, जो समय है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के बीच का, यहाँ पर कच्ची मिट्टी और पकी ईंट के जो मकान हैं, इस स्तर पर कच्ची मिट्टी के भी मकान हैं और पकी ईंट के भी मकान हैं। बर्तन मिट्टी के बर्तन हैं और यहां वलय कूप, गोल पकी ईंट के कुएं मिले हैं। इन कुओं का प्रयोग पानी निकालने में, पीने के पानी के लिए, तथा साथ साथ मल कूपों के रूप में, जैसे हम आजकल टॉयलेट के जो चैम्बर्स बनाते हैं, तो इस प्रकार के चैम्बर्स के रूप में भी इस्तेमाल हुआ है। तो वलय कूपों का इस्तेमाल कुएं और मल गर्तों, इन रूप में इसका प्रयोग होता था। पकी ईंट की नालियां हैं। तो ये वो समय है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के बीच का, जिसमें इस प्रकार के पकी ईंट के मकानों का अवशेष प्राप्त होता है। मकान योजनाबद्ध हैं, मकानों की निश्चित योजना है। जो महाभारत में वर्णित सभा पर्व में जब राजसूय यज्ञ का आयोजन होता है, तो उसमें बताया गया है कि बहुत सुंदर इंद्र के महल की तरह के मकान इंद्रप्रस्थ में थे। तो इस तरह से उससे मिलते जुलते पकी ईंट के मकान आज तो यहां प्राप्त हुए हैं, लेकिन उतनी भव्य संरचना नहीं प्राप्त हुई है। हो सकता है कि महाभारत में जो वर्णित कथानक है उसमें बढ़ा चढ़ा करके बातें की गई हों, या बाद में जो गुप्त काल में अच्छी राजधानियों का निर्माण हुआ होगा, राजधानी इंद्रप्रस्थ का जो चित्र है संभवतः उस समय के मकानों के आधार पर किया गया होगा। तो तीसरे स्तर में जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो सुनिश्चित परियोजना के अनुसार मकानों का विन्यास, पकी ईंटों का प्रयोग, लेकिन महाभारत में वर्णित मकानों की तरह के मकान यहां भी नहीं प्राप्त हुए हैं। ओके, तो प्रोफेसर बीबी लाल के द्वारा इसको खोजने का एक प्रयास किया गया और इस कालखंड से जो तीसरा स्तर है, तीसरे स्तर से महाभारत के समय को जोड़ा गया कि संभवतः ये समय महाभारत का रहा होगा। इसी तरह अभी हाल में बागपत में, उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है सनौली। सनौली में उत्खनन काम हुआ है। सनौली में जब उत्खनन काम किया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डीवी शर्मा जी के प्रयासों से, जब ये एसआई के डायरेक्टर हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं, इनके निर्देशन में खुदाई चल रही है, तो वहां पर कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनका की समय 4000 BCE निर्धारित किया गया। और इन अवशेषों में 3 रथ मिले हैं, 3 शाही ताबूत मिले हैं, योद्धाओं की कब्र मिली है, सौदाह भट्ठी मिली है। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं, 3 रथ,
3 शाही ताबूत, योद्धाओं के अस्थि अवशेष, इनके कंकाल, इनका पूरा शवदाह जो मिला है, शवदाह भट्टी मिली है। ये ऐसे संकेत देते हैं कि संभवतः ये मेरठ और बागपत के पास का जो क्षेत्र था, यह महाभारत के समय का क्षेत्र रहा होगा, जिसका समय ये निर्धारित किया गया है 4000 ईसा पूर्व। तो इस तरह से अभी निरंतर खोज की आवश्यकता है। महाभारत के समय के ऐसे अवशेष जो सोनौली से प्राप्त हुए या हस्तिनापुर से प्राप्त हुए, अभी और अनुसंधान की विषय है। इतिहास एक सतत विकास यात्रा है और जो पुरातात्विक खोजें अभी तक हुई हैं उनसे यह एक अनुमान मिलता है कि संभवतः 4000 से 5000 वर्ष के बीच का जो समय था, ये महाभारत का कालखंड रहा होगा। महाभारत की रचना तो बहुत बाद में हुई, प्रारंभ में उस सूत सारथियों के द्वारा चलती रही मौखिक महाकाव्य के रूप में, बाद में उसको लिपिबद्ध करने का काम किया गया। जो महाभारत की विभिन्न पांडुलिपियां हैं उनके ऊपर भी अनुसंधान हुआ, क्योंकि महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है। इसको लेकर के संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं प्रोफेसर BS सुकथांकर, इन्होंने 1919 में एक प्रोजेक्ट लिया कि भारत में मिलने वाले विभिन्न भाषा के जो महाभारत हैं उनकी वास्तविकता का पता लगाया जाए कि महाभारत की जो विभिन्न पांडुलिपियां हैं उनमें कौन से अंश एक जैसे हैं, सत्य कितना है और प्रक्षिप्त अंश कितने हैं। एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी और इस परियोजना को पूरा करने में इनकी टीम को 47 वर्ष लगे। 47 वर्ष का अध्ययन इन्होंने किया और भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, नेपाल में जो विभिन्न भाषा में महाभारत की पांडुलिपियां मिली, उन सब को इन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने दो चीज़ पाया कि कुछ अंश महाभारत के ऐसे हैं जो सभी पांडुलिपियों में समान हैं, समानता है कुछ पांडुलिपियों में, और दूसरा कुछ ऐसे हैं जिनमें प्रभेद है, जो बाद में जोड़े गए अंश हैं। अलग अलग भाषा की महाभारत जो है, संस्कृत में जो महाभारत है, बंगाली में महाभारत, असमी में जो महाभारत, तमिल में जो महाभारत है, उनमें कुछ अंश ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए लगते हैं और उनमें समानता नहीं प्राप्त होती है। ऐसे प्रभेदों को इन्होंने 13,000 पृष्ठों की एक परिशिष्ट बनाई और उन 13,000 पृष्ठों में इसका उल्लेख किया है। 13,000 पृष्ठों की एक परिशिष्ट बना करके उनकी पाद टिप्पणी लिखी और इस तरह इन्होंने उसको स्पष्ट किया कि ये अंश मूल महाभारत के कथानक से मैच नहीं करते। तो मित्रों, महाभारत ना तो एक कालखंड में लिखी गई, ना किसी एक लेखक की रचना है। महाभारत समय के साथ गतिशील एक महाकाव्य है जो उपदेशात्मक भी है और आख्यानात्मक भी है। महाभारत की कुछ कथा वस्तु ऐसी है जिसमें कहानी के रूप में कथानक का वर्णन है और कुछ कथा वस्तु ऐसी है जिसमें उपदेशात्मक अंश है। जैसे भीष्म पर्व में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तो वो उपदेशात्मक अंश है। तो इस तरह महाभारत उपदेशात्मक, आख्यानात्मक और नाट्यात्मक भी है। महाभारत के कथानक को नाट्य रूपांतरण भी किया जा सकता है, जैसे कि टीवी पर सीरियल बनाए गए हैं, तो एक ऐसी कथा वस्तु जिसका कि नाटकीय मंचन भी हो सकता है। तो ये सारी विशेषताएं महाभारत में हैं। बहरहाल महाभारत के लेखक से संबंधित और इसकी प्रामाणिकता, क्या महाभारत काल्पनिक तो नहीं है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। महाभारत की जो ऐतिहासिक
प्रामाणिकता है प्रोफेसर बीबी लाल के द्वारा या सोनौली की खुदाई के द्वारा या प्रोफेसर बी एस सुकथांकर के इस मानवीय प्रयास के द्वारा ये सत्य सिद्ध होता है कि महाभारत एक काल्पनिक कथा चित्रण नहीं है। इसका समय लगभग 4000 से 5000 वर्ष के आसपास रहा होगा, जिसकी कथा को 400 BC से लेकर के 400 CE के बीच में लिपिबद्ध करके ग्रंथ का रूप दिया गया। मित्रों, आपकी समस्त शंकाओं का समाधान हो गया होगा, और यदि नहीं तो हम आपके प्रश्नों का स्वागत करते हैं, प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और अपने मित्रों तक भी शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।